हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है और आपके फर्स्ट चैप्टर से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चैप्टर 1 जो पावर शेयरिंग है जो हमने पढ़ा रखा है वो आप जरूर उसका वीडियो देख लें और उसको पढ़ लें। ठीक है, तो ये जो फेडरलिज्म है एक्चुअली में है क्या, तो हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा पिछले चैप्टर से, इसको मैं पिछले चैप्टर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझेंगे कि कैसे उससे रिलेटेड है। तो हमने देखा था पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग में क्या होता था कि जो पावर होता था, जो कंट्री का पावर होता वो डिफरेंट फॉर्म में शेयर किया जाता, बांट दिया जाता था। ठीक है, किसी एक के हाथ में पावर नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके कुछ आपके डिफेक्ट्स थे, कुछ बोल सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से इसको ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था जो पावर शेयरिंग में, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या पढ़ा था हमने, तो वर्टिकल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, फेडरल गवर्नमेंट, इस टाइप का चीज़ पढ़ा था। फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा हुआ है और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। ये सारा कुछ नहीं है, आपको बुक पढ़ना है। एक जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ उसमें आपका एक एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी के, तो आप बुक को भी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा दें तो आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप जाके टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसमें रजिस्टर करने के बाद हमारे लिंक पे क्लिक करके आप और क्या करेंगे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे मैं हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारा फेडरलिज्म में। ठीक है, तो फेडरलिज्म का बात करूं मैं तो अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल लेंगे कि हमने दो कंट्री का एग्जांपल लिया था। कब? एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। ठीक, तो श्रीलंका में क्या हुआ था कि श्रीलंका में मेजोरिटी वाले लोग वहाँ पे रूल करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। लेकिन वही आप बेल्जियम का बात करेंगे तो बेल्जियम में लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया था, मतलब 4 बार उसको उसमें सुधार किया गया था ताकि लोगों के बीच में झगड़ा ना हो, उनके कुछ कम्युनिटी के बीच में। तो वो चीज़ देखा गया था। तो यहाँ पे जो बेल्जियम था उसको हम लोग बोल सकते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब वो जो वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो फेडरल गवर्नमेंट था। अब फेडरल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख रखा है। ठीक है, कि व्हाट इज फेडरलिज्म, ये आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा, रेड कलर में देखेंगे आप कि चैप्टर के स्टार्ट होने के बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपको दिखता है व्हाट इज फेडरलिज्म, और ये डिफिनेशन में हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। बोलता है क्या कि फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का पावर है वो 2 या 2 से अधिक भागों में बटा होता है, लेवल में बटा होता है। ठीक है, और उनका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है उस कंट्री में। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटीज एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। बोलता है क्या कि वैसा गवर्नमेंट जहाँ वहाँ पे वैसा गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ पे क्या हो कि जो गवर्नमेंट का जो पावर है वो डिफरेंट लेवल में बटा होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फेडरल गवर्नमेंट। जैसे आपका इंडिया भी आपका क्या है, फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस वजह से इस तरह से जैसे कि हमने बात किया था पावर शेयरिंग में। ठीक है, चलिए देखेंगे, तो ये था फेडरलिज्म। अब बात करेंगे कि जो फेडरलिज्म है, फेडरल गवर्नमेंट होगा, उसकी क्या क्या फीचर्स होंगे। तो यहाँ मैंने 5 पॉइंट आपको लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आपको 7 पॉइंट लिखे मेंशन है, तो 5 पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको हमने लिखा है। 7 पॉइंट 2 पॉइंट हमको नहीं लगे उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ लेना बुक से। तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे समझने की, ये जो फीचर क्या है फेडरलिज्म का, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट होगा उसका क्या क्या फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका डिफिनेशन देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे कंट्री को चलाने के लिए। किसी एक के पास पूरा पावर नहीं होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लिखा है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कंट्री में 2 या 2 से अधिक लेवल का गवर्नमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा जो बात है कि यहाँ पे जो 2 गवर्नमेंट होंगे, बोलता है क्या कि जो डिफरेंट टायर्स होंगे गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो डिफरेंट टायर्स होंगे उनके पास अपना अपना पावर होगा। ठीक है,
अपना अपना पावर होगा और वो अपने पावर का यूज कर सकते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग पावर है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से अलग है, ठीक है। वो जो डिसीजन लेगा, वो जो रूल्स बनाएगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। फिर दूसरी बात बोलेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें अगर कुछ रूल बनाए जाते हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है अगर वो नेशनल पूरे नेशन को प्रभावित नहीं करता है तब। जैसे मैं बात करूं कि जैसे कि केजरीवाल दिल्ली की सरकार ने लाया था ऑड इवन रूल, ठीक है। तो ऑड इवन रूल में वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती, उसने अपना लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो उसके अपने अंडर में था। तो यहाँ पे दो टायर गवर्नमेंट होंगे या दो से अधिक टायर के गवर्नमेंट होंगे, उसके रीजन में जो अलग गवर्नमेंट होगा वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि उसके पास भी अपना खुद का पावर है और इंडिपेंडेंट पावर है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा बात है कि यहाँ पे फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। बोलता है क्या कि जो प्रोविजन है या फिर हम बोल सकते हैं जो फंडामेंटल चीज है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे और वो बोले क्या कि मैं राइट टू इक्वलिटी को हटा दूंगा अपने स्टेट में, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ और बात करें हम, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, ये जो फंडामेंटल चीजें हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये फंडामेंटल चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये जो सारा चीज है कोई भी गवर्नमेंट उसको आसानी से हटा नहीं सकता है। अगर उसके किसी चीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके लिए आगे हम बात करेंगे कि कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत जो फंडामेंटल प्रोविजन है उसको कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, किसी भी लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी एक मुद्दा पे कानून बनाना हो, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी एक स्टेट को लेके अगर स्टेट में कुछ काम चल रहा है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और बोलती है कि ये सही नहीं है और गलत है। मतलब अपने अधिकार को प्रयोग करके जब स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है तो उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो हो सकता है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, मतभेद हो जाए और इनके बीच में लड़ाई भी शुरू हो सकती है। तो जो कन्फ्लिक्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के बीच में, इसको जो सुलझाने का काम करता है वो आपका जुडिशियरी करता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात किया था क्या कि 3 विंग्स है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशियरी का काम होता है कि जो काम चल रहा है पूरे कंट्री में उसका देख रेख करना, मतलब न्यायपालिका जिसको बोलते हैं, उसको सही ढंग से किया जा रहा है नहीं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो भी है उसके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कौन सुलझाएगा? जुडिशियरी, ठीक है, मतलब न्यायपालिका। जुडिशियरी में कौन? आपका हाई कोर्ट हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, लोकल कोर्ट भी हो सकता है। अगर हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट में कुछ चला गया, बात छिड़ गया, तो उसको लोकल कोर्ट करेगा, यानी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ हो रहा है तो उसको हाई कोर्ट कर सकता है। अगर नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है तो उसको कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये सब चीज है। फिर जो लास्ट पार्ट है, सॉरी लास्ट पॉइंट है आपका, वो लास्ट पॉइंट है ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों का अलग अलग सेक्टर है, कुछ चीजें बांटी गई है और उनके लिए जो टैक्स वसूली का कारोबार होगा, जो टैक्स वसूली मतलब टैक्स लिया जाएगा वो पहले से क्लियरली स्पेसिफाइड होता है ताकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कंट्री का भी और स्टेट का भी बना रहे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें जो होती हैं उस पर अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेवेन्यू लेगा, उस पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं या कुछ ऐसे भी हमारे समाज में चीजें हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जैसे जो आपका ये आता है शराब का, ठीक है, शराब बात कर रहे हैं कि शराब में क्या होता है कि शराब का जो रेवेन्यू होता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेता है। अब इसके होता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना शराब बंद भी करता है, जैसे गुजरात और बिहार में बंद कर दिया गया है शराब पूरी तरह से, तो उसका जो रेवेन्यू जो आता है वो किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन अगर पूरे बात करें कि जो एमएनसी कंपनी है उस पर जो रेवेन्यू लेना है, ये सब चीजें जो है वो कौन लेगा?
वो लेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ होती है कि कौन किस पे रिवेन्यू लेगा, ये चीज़ पहले से स्पेसिफाइड होती है, ताकि बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन ना हो कि इसका टैक्स हम लेंगे तो हम लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले से स्पेशलाइज होता है। तो ये 5 फीचर एक फेडरलिज्म में होना चाहिए, एक फेडरल कंट्री में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग फेडरल कंट्री बोलेंगे या उसको फेडरलिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे जो टॉपिक पढ़ना है हमको, काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, या काइंड ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन मतलब वही फेडरलिज्म का मतलब हुआ फेडरेशन, फेडरेशन मतलब कंट्री को फेडरल बनाना। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ फेडरेशन क्या हो सकता है? फेडरेशन का 2 टाइप देखेंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के हो सकते हैं काइंड्स ऑफ फेडरेशन, एक है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लिखा है और आपको पूरे बुक पढ़ना है, क्योंकि बुक में सारा कुछ दिया हुआ है। आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को पढ़ना आपको जरूरी है। तो कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट बनता है या जो भी कंट्री बनता है वो 2 तरीका से बनता है। ठीक है, 2 तरीका से कैसे? तो एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर का डिफरेंस समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कमिंग टुगेदर है। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है कि बहुत सारे स्टेट्स या कंट्री भी बोल सकते हैं, नेशन स्टेट जिसको बोलते हैं, बहुत सारे नेशन स्टेट्स अगर एक साथ आकर एक बहुत बड़ा कंट्री बना दें तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे कि पास आए, सब लोग आए एक जगह और एक बड़ा कंट्री बना दिए, तो उसको हम लोग बोल देंगे कमिंग टुगेदर। जैसे आपका स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। इसमें क्या है कि ये जब स्वतंत्र हुआ तो इस टाइम क्या था कि बहुत सारे जो देश थे आपस में वो साथ आकर एक देश बना दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर। ठीक है, और दूसरा जो है आपका होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है कि होल्डिंग टुगेदर ऐसे समझे आप, देखिए जब इंडिया के, इसको कंटेक्स्ट में लोग समझते हैं, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो काफ़ी बड़ा कीमत चुकाना पड़ा था हम लोग को आज़ादी का, बहुत ही खून से लथपथ आज़ादी मिली थी हम लोग को। ठीक है, वहाँ पे पार्टीशन भी हो गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, बहुत सारे जाने गई थी। तो उस टाइम तक क्या था कि जब तक अंग्रेजों का राज था या उससे पहले का, कि इंडिया में बहुत छोटे छोटे राजा अलग अलग अपना स्टेट बनाकर उसको रूल किया करते थे। तो अब बात हुआ कि वो सारे स्टेट को एक जगह जोड़कर हम लोग को एक कंट्री बनाना है। मतलब ये था कि वो जो सारे स्टेट्स होंगे उसको हम लोग एक जगह, मतलब सबको एक जगह होल्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या किया, आजादी के बाद इंडिया में ये कर लिया गया कि सारे स्टेट्स को एक जगह होल्ड कर लिया गया, एक जगह बांध दिया गया और उसको एक कंट्री बना दिया गया जिसका नाम दिया गया इंडिया। ठीक है, तो वो हो गया आपका होल्डिंग टुगेदर। तो जब छोटे छोटे कंट्री मिलकर एक जगह यूनाइट हो जाएंगे तो क्या होगा, होल्डिंग टुगेदर उसको बोलेंगे, क्योंकि वो एक साथ कमिंग टुगेदर बोलेंगे। और अगर कोई एक ही कंट्री पूरे आसपास के जो राज्य होंगे उसको एक ही साथ लेकर एक कंट्री बना देगा तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो 2 टाइप से हो सकता है फेडरेशन। एक तो फेडरेशन सब कंट्री पास आके कर सकते हैं, या फिर एक क्या होता है, एक ही जो पावर होगा वो सारे स्टेट्स को होल्ड कर लेगा और पकड़ के एक फेडरेशन कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये आपका स्टेट्स है। ठीक है, जो कि सेंटर में है, लगभग यूपी भी है। तो अगर हम बात करें कि अगर चाहे, मतलब अभी इंडिया को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को छोड़ दीजिएगा, उसको ध्यान एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। तो अगर बात करें कि इंडिया झारखंड एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, और ये सब चाहकर एक स्टेट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। और ये स्टेट मतलब एक कंट्री बनाए तो बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर। लेकिन क्या अगर कोई जो यूपी है जहाँ पे सेंटर है वो चाहे कि पूरे इंडिया के पार्ट को एक जगह जोड़कर एक बड़ा कंट्री बना दिया जाए तो उसको हम बोल देंगे होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो आई होप आपको होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर समझ में आया होगा। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर में आपका इंडिया एग्जाम्पल हो गया और कमिंग टुगेदर में आपका ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका ये सब हो गया। ठीक है, फिर जो आगे बात आती है, हमारा एक क्वेश्चन आता है और वो है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, अब इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, तो ऑब्वियसली है, लेकिन है तो कैसे है,
क्या चीज़ें जो है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उस पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वो जो होगा फेडरल कंट्री है। अब आपके एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको दिमाग में नहीं आता है बात कि इंडिया में क्या क्या चीज़ था, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो फीचर्स है फेडरलिज्म का उसको आप कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो इंडिया में है वो पहला पॉइंट, हमने फिर से एक एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एक एक पैरा है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो पहला चीज़ है वो है कि 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे जो है इंडिया में वो 2 टायर में गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले यही किया गया कि 2 फॉर्म गवर्नमेंट था, 2 लेवल का गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पहला फीचर था, 2 या 2 से अधिक लेवल होना चाहिए। तो ये इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। दूसरा बात बोल रहा है कि यहाँ पे 3rd टियर ऑफ फेडरेशन को भी ऐड किया गया। सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसमें 2 बनाएगा, 2 टियर मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जब आगे बढ़ते गया टाइम तो पता चलने लगा, ये महसूस होने लगा कि नहीं, 2 लेवल के अलावा एक तीसरे लेवल का भी जरूरत है जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि लोगों को अच्छे से वहाँ पर उनकी जरूरतों को देखा जाए, उसको पूरा किया जा सके। इसीलिए क्या किया गया कि 3rd टियर को भी ऐड किया गया। 3rd टियर मतलब कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका, ये सब जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3rd टियर। ठीक है, और ये जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। 1992 में इसको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको देखा गया कि हाँ इसकी जरूरत है, तो यहाँ पे 3rd टियर भी इसमें ऐड किया गया। तो ये दोनों पॉइंट फेडरल सिस्टम को पूरी तरह से एग्री करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तीसरी बात जो था कि जो हमारा तीसरी बात यहाँ पे ना कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो पावर को 2 गवर्नमेंट में बांट दिया था। ठीक है, 2 गवर्नमेंट में बांट दिया था। कैसे? तो पहला जो गवर्नमेंट था यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब हुआ आपका स्टेट गवर्नमेंट जो आपके राज्य की सरकार है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में बांटने का मेन मकसद क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जो कंट्री है बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है इंडिया, और इंडिया वास्ट कंट्री है, तो एक जो गवर्नमेंट है इसको पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखेंगे कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया गया ताकि कंट्री को अच्छे से रूल किया जाए, उस पर अच्छे से शासन किया जाए। शासन इन सेंस मतलब लोगों को जरूरतों को अच्छी तरह से ध्यान में रखा जाए और उसको फुलफिल किया जाए। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर एक था यूनियन लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर था स्टेट लिस्ट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर क्या था? यूनियन लिस्ट ना, यूनियन लिस्ट तो मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे यूनियन लिस्ट। ठीक है, एक चीज था किसके? यूनियन गवर्नमेंट के पास, और इनके पास था स्टेट लिस्ट। ठीक है, 2 चीज, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। अब देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट क्या काम करेगा और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगा। तो जो चीजें यूनियन लिस्ट के अंतर्गत होगा वो सारा यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और जो चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट करेगा जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन होगा। अब यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट क्या है? तो जो यूनियन लिस्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने ब्रैकेट पे। ठीक है, और जो स्टेट लिस्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, आप इसको पढ़ेंगे, पॉइंट दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे चीज आते हैं जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के। ठीक है, नेशनल बोलते हैं वैसे सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट काम करेगा जो कि पूरे नेशन के बारे में हो। ठीक है, कि किसी नेशन के इंपॉर्टेंस मतलब पूरे नेशन को इंपॉर्टेंस देता हो उसको हम देंगे। जैसे कोई फॉरेन अफेयर्स हो सकता है। फॉरेन अफेयर्स मतलब कि इंडिया को किस कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, किसके साथ दोस्ती रखना चाहिए, किसके साथ दुश्मनी रखना चाहिए, अगर इंडिया पे कोई अटैक कर रहा है, या फिर जो आप बोल सकते हैं कि फोर्सेस जो हैं वो किसके हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अगर बात कर रहे हैं हम और चीज़ें तो आपका जो सेंटर में या पूरे कंट्री में जो रूल बनाने का बात है वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होंगे वो कौन करेगा? आपका ये कर सकता है। ठीक है, किसमें? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट उस पर काम करता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ
चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करूं कि स्टेट पुलिस हो सकता है, स्टेट पुलिस उसको स्टेट गवर्नमेंट करेगा, स्टेट एजुकेशन हो सकता है, स्टेट हेल्थ फैसिलिटीज हो सकता है, ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के अंदर उसके पास पावर है, और वो जो स्टेट के इंपॉर्टेंस या लोकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर वो काम कर सकता है। अब इसमें कुछ ये इंटरफेयर नहीं कर सकता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के काम में स्टेट गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट के काम में यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हाँ, इंटरफेयर तब कर सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी, कोई रूल पूरे कंट्री को अफेक्ट करेगा, तो ये यूनियन गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो ये दो लिस्ट का बात हुआ, जिसमें यूनियन लिस्ट को यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है या उसको काम करता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल इंपॉर्टेंस और स्टेट इंपॉर्टेंस मतलब स्टेट लिस्ट का जो भी चीज मेंशन है वो चीज करता है, उसके इंटरेस्ट को लोगों को पूरा करता है। ठीक है, ये आपको लिस्ट दिया हुआ, उसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखेंगे। फिर एक और लिस्ट होता है जो ये दोनों के अलावा होता है। ठीक है, क्या यूनियन और जितना मैंने बात किया उतना ही सारे चीजें हैं, और कंट्री में कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि करना जरूरी है। तो एक और होता है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकता है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे जो सेंट्रल लेवल पे है, जो पूरे कंट्री लेवल पे है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा, और जो स्टेट लेवल पे है वो स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें हो सकता है आपका एजुकेशन के लिए जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सीबीएसई है, आपका बोल सकते हैं केंद्रीय विद्यालय है, आपका नवोदय विद्यालय है, ये सब जो चीजें हैं वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी आपको स्कूल, जो आपको हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल ये सब मिल जाते हैं, वो सब किसका है, ये स्टेट गवर्नमेंट का, उसके स्टेट गवर्नमेंट का अंदर आता है। अब कुछ फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन और मैरिज वगैरह को लेकर जो रूल बनाना होता है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों एक ही बात पे हो जाएं, ठीक है, कि नहीं ये चीज गलत है वो चीज सही है, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम ये चीज करेंगे मतलब एक्स करेंगे और यूनियन गवर्नमेंट बोले वाई करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर वाई गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को देखा जाता है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरे कंट्री का गवर्नमेंट है, और ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इस केस में यूनियन गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इतने जो सब्जेक्ट्स हमने देख लिया, एजुकेशन, फॉरेस्ट या फिर रोडवेज, रेलवेज, ये सब चीज, हाँ इसमें रेलवेज भी आ जाएगा ना, तो ये सब चीज जो हमने देख लिया, क्या इतना ही सब्जेक्ट्स हैं, तो नहीं, इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि टाइम के पास होने के बाद भी आता है। ठीक है, मतलब जब संविधान बन रहा था उस टाइम कुछ चीजें नहीं थी, तो उसके वजह से उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। ठीक है, लेकिन जब टाइम बीतते गया तो वो कुछ चीजें इन्वेंट होने लगी, और उसके लिए क्या किया गया, तो उसके लिए आपका कुछ रूल बनाए गए, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम करता है, तो उसको हम लोग रेसिडुअल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब रेसिडुअल सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जब संविधान बन रहा था 1947 के बाद, तो उस टाइम तक हमारे देश में कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं था, साइबर क्राइम जैसा कोई वर्ड नहीं होता था यूज हमारे कहाँ पे, इंडिया में। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगा तो यहाँ पे अब क्या हो गया, तो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी होते हैं, आईटी एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है उसके लिए कुछ रूल्स बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो टाइम के साथ होते जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सब्जेक्ट, और इस पे आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कंकरेंट लिस्ट में भी आ जाता है। तो ये था आपका कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट क्या, तो इसमें दोनों लोग काम कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स पे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसका पावर यूनियन गवर्नमेंट से कम होगा, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो बात कहेगा उस स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनेंगे कि ये जो चीजें हमने डिस्कस कर ली, अब बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे रेसिडुअल सब्जेक्ट में बात किया कि सब्जेक्ट्स अराइज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो टाइम के पासेज के साथ, टाइम जब पास करता है, टाइम बीतते जाता, वैसे अगर कुछ चीज आने लगती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और उस पर काम करना होता है, उस सारे को रेसिडुअल सब्जेक्ट बोलते हैं।
जैसे आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, ये सब चीज़ से रिलेटेड आप जो भी चीज़ है वो देख सकते हैं जो कि रेसिडुअल सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ और है, फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, ठीक है। इंडिया का फेडरेशन का क्या फीचर है, तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जो क्या इंडिया को फेडरल बनाता है, लेकिन उसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं इंडियन फेडरलिज्म का या फिर इंडियन फेडरेशन का, तो उसको हम लोग देखना है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिखा है। सबसे पहले बोला गया कि ऑल स्टेट डू नॉट हैव इक्वल पावर्स, ठीक है। सारे जो स्टेट हैं उनको इक्वल पावर नहीं दिया गया या आइडेंटिकल पावर नहीं दिया गया, सबको एक समान पावर नहीं दिया गया, किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया गया है। अब देखेंगे कि जो आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, अभी अपडेटेड नहीं आया है क्योंकि कुछ कंट्री में चेंज हुए हैं। जैसे पहले क्या था कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे उसका एक अलग ही गवर्नमेंट फॉर्म था, ठीक है, उसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। स्पेशल राइट्स में क्या था, तो वहां पे ये था कि वहां पे एक्ट 370 लगाया था वहां पे कि आप कोई भी कंट्री का आदमी वहां जाकर जमीन खरीद नहीं सकता है, ठीक है, वहां का जमीन खरीद नहीं सकता है, इसीलिए उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब वो चीज खत्म हो चुकी है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, ठीक है। फिर दूसरा बात है कि एक बात और समझेंगे कि यहाँ पे जो कुछ स्टेट हैं जिसको कुछ ज्यादा पावर दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है, और इसके अलावा स्टेट के अलावा कुछ और भी पार्ट है जो कि जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल किया जाता है। अब सुनेंगे कि जो यूनियन टेरिटरीज है वो क्या होता है कि ये ऐसे टेरिटरीज हैं जो कि स्टेट के बराबर लगभग हैं, मतलब स्टेट बनने के काबिल हैं, स्टेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन उतने भी बड़े नहीं हैं कि इनको स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन उतने भी छोटे नहीं हैं कि इनको किसी स्टेट के साथ इसको रख लिया जाए और उसको उसी के साथ रूल किया जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जैसे यूनियन टेरिटरी, आपका दिल्ली, लक्षद्वीप, आपका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब जो चीज़ था वो सब यूनियन टेरिटरी है और इसको आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। दूसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसमें जो पार्लियामेंट्री चेंजेज होंगे, ठीक है, जो चेंजेस होंगे, जैसे मान लेते हैं कि कुछ रूल्स के लिए रूल्स बनाना है इंडिया में, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए कोई एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि पूरे देश में एक रूल कर हम बना दें या लागू कर दें उसको, तो ये नहीं कर सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है, जब तक कि उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब समझेंगे कि जो पार्लियामेंट्री चेंजेस हैं, मतलब जो पार्लियामेंट में जो चेंजेस आते हैं लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा का बात किया गया ना कि जो पार्लियामेंट्री चेंजेस हो गए वो दोनों हाउस से अप्रूवल लेना जरूरी है, दोनों हाउस में वो चीज को रखा जाएगा और अगर उसको 2/3 लोग मतलब 2/3 जो मेंबर्स हैं वहां के राज्यसभा एंड लोकसभा के, अगर उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं, उसको मेजोरिटी उसमें एग्री कर जाते हैं, तो उसके लिए वो रूल बनाया जा सकता है, नहीं तो वो नहीं बनाया जा सकता है। मतलब 2/3 से ज्यादा या 2/3 तक के लोग अगर उसमें सपोर्ट करेंगे वहां के जो मेंबर्स हैं लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, तो ही पार्लियामेंट्री चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट है कि यहाँ पे एक और पॉइंट कि जुडिशियरी ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीड्यूर। अब बोलता है क्या कि ये जो चेंजेस होंगे इसको जुडिशियरी देखता है कि ये जो चेंजेस हैं, चेंजेस होने के बाद जुडिशियरी देखता है, मतलब जो आपका न्यायपालिका है वो देखता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और प्रोसीड्यूर के अंतर्गत है कि नहीं, मतलब जो जैसा संविधान कहता है उसके तरीके से या उसको फुलफिल करने वाला है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो इस पे क्या करता है कि जो जुडिशियरी है वो एक्शन लेता है और उस गवर्नमेंट को खत्म कर देता है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे कि अभी जीएसटी आया था, हाल का ही बात है जीएसटी, तो जीएसटी को लागू करने के लिए इंडिया में दोनों हाउसेस की सहमति जरूरी थी, ठीक है, और मिला था तब आपका जीएसटी पूरे कंट्री में लागू हुआ था या फिर इसको लाया गया था कानून। अगर ये जीएसटी लगता किसी को मतलब किसी को नहीं, जुडिशियरी को, कि जीएसटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ है, उसके प्रोसीड्यूर के खिलाफ है, तो इसको ये खारिज करते, उसको खत्म करते और जीएसटी आपके कंट्री में नहीं लाया जाता, ठीक है। तो ये था आपका फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसको आप चाहें तो इसको नोट कर लें और मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि हमें और चीजें लिखनी होगी, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें।
और अब हमारा आगे टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, मतलब इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब जो इंडिया को फेडरलिज्म बनाने में क्या क्या चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी और उसको अपनाया गया तो आपका इंडिया एक फेडरल कंट्री बन पाया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को देखें हम लोग तो सिर्फ गवर्नमेंट का पॉलिसी ही नहीं है जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिसी के अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। ठीक है, अगर अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा कंट्री है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट कल्चर लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया कि जब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं तो जो अलग अलग कंट्री पार्ट के मिनिस्टर्स हैं या फिर जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं कि सबके दिमाग में एक यूनिटी का बात होती है, मतलब भारत की बात आती है, वो अपने आप को नहीं देखते सिर्फ। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई बिहार वाला नेता उठा और तमिलनाडु वाले नेता को गाली देने लगा तो ये बिल्कुल सही नहीं है और ऐसा नहीं होता हमारे कंट्री में। कुछ कंट्री में ऐसा डिबेट में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। कोई भी लोग जो हैं वहाँ पे लैंग्वेज, कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट नहीं किया जाता इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री बनने में काफ़ी सफल रहा है। तो अब सुनेंगे कि जब जो फेडरलिज्म है ये तो पहले से था नहीं, ये तो इंडिया के फ्री होने के बाद आया है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी जो कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने में हेल्प किया या उसको सफलता दिलाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात कीजिए कि जो यहाँ पे जो फेडरल कंट्री है, ठीक है, सॉरी फेडरल कंट्री बोल रहे हैं, जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस है इसका मतलब क्या है कि जब इंडिया को कैसे फेडरल बनाया गया। तो सबसे पहले बात करें कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था तो क्या था कि उस टाइम तक बहुत सारे छोटे छोटे टेरिटरीज थे। ठीक है, छोटे छोटे टेरिटरीज थे और उसको अलग अलग जो किंग थे उसको रूल किया करते थे। तो बात ये हुआ था, जैसे हमने कमिंग टुगेदर में देखा, होल्डिंग टुगेदर देखा, इंडिया को होल्डिंग टुगेदर में रखा गया क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया कि सारे राजाओं को एक साथ जोड़कर एक भारत बनाने की बात की गई। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर आप मैप देखेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, अगर आप 1947 से पहले का मैप देखिए और अभी का मैप देखिए 2006 या फिर अभी जो करंट मैप है उसको देखेंगे आप तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आएगा। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या नज़र आएगा, तो उस टाइम तक कुछ राज हुआ करते थे वो अब नहीं है। जैसे बात करो कि मैसूर, टीपू सुल्तान वाला राज सुना होगा आपने, मैसूर एक राज हुआ करता, नहीं है। हैदराबाद एक राज हुआ करता, अब नहीं है। मद्रास एक राज हुआ करता था, अब नहीं है। और क्या एक राजपूताना राज होता था, ये भी नहीं है। इसका मतलब कि बहुत सारे जो स्टेट्स थे, बहुत सारे जो राज थे उसके बाउंड्री को चेंज किया गया, उसके नाम को भी चेंज किया गया। किस लिए, अब ये चेंज क्यों करना पड़ा तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि फेडरलिज्म जो है उसमें सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट का बात किया गया। ठीक है, जो स्टेट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, तो बहुत लोगों का मानना था कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए तो लोगों को आसानी होगी वहाँ पे रहने में और अपने विचारों को आराम से शेयर कर सकें। ठीक है, जैसे हम बात करें कि अगर लैंग्वेज के आधार पे नहीं बनाया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो लिंग्विस्टिक स्टेट का बात हुआ तो मतलब कि लिंग्विस्टिक स्टेट में बात किया गया कि जो भी स्टेट थे उसके बाउंड्री को चेंज किया गया और वहां तक चेंज किया गया जहां तक के कॉमन लोग रहा करते थे, कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहा करते थे, उसके हिसाब से बना दिया गया। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले ज़्यादा लोग थे तो उसको तमिलनाडु बना दिया गया। आंध्र प्रदेश के लिए अलग लैंग्वेज था, आपका कर्नाटका के लिए कन्नड़ था, अलग था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग लैंग्वेज थे उसके बेसिस पे बहुत सारे राज्य का गठन किया गया, राज्य बनाया गया, उसके बाउंड्रीज को भी चेंज किया गया और उसके नाम को भी चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब सुनेंगे कि यहाँ पे हमने वही बात लिखा है कि बाउंड्रीज ऑफ मेनी ओल्ड स्टेट्स चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया गया, किस लिए, नए स्टेट बनाने के लिए। अब ये जो बाउंड्री चेंज हुआ वो दो बेसिस पे चेंज हुआ। एक था आपका बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, जियोग्राफिकल एरिया एंड इथनिक कंपोजिशन। ठीक है, कल्चर के आधार पे भी, जियोग्राफिकल एरिया के भी आधार पे भी चेंज किया गया था। तो लैंग्वेज के आधार पर हमने बात की कि तमिलनाडु तमिल वाले के लिए बना दिया गया, कर्नाटका कन्नड़ लोगों के लिए बोल दिया, जो महाराष्ट्र है वो मराठों के लिए हो गया। तो इस टाइप से राज बने लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन कुछ ऐसे भी राज हैं जो कि आपको कल्चर या हेरिटेज के बेसिस पे, हेरिटेज मतलब जो विरासत उनका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जियोग्राफिकल फीचर है लैंड का, उसके हिसाब से। जैसे बात करें कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। क्यों अलग हो गया,
क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का जो पार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जो उत्तर प्रदेश का प्लेन एरिया है और जो उत्तराखंड है वो क्या है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। इसीलिए वहां पे क्या किया गया, उसको अलग कर दिया गया। वैसे आपका झारखंड भी बना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बन रहा है। अब सुनेंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे स्टेट को बांट दिया गया, ठीक है, ताकि लोगों को रहने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या था, अब समझेंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज का बात हुआ कि अब जो लैंग्वेज रहेगा इंडिया में, किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज या किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बोला जाए। तो हम लोग बात करेंगे कि जो इंडिया में हम लोग जानते हैं तो मेनली हिंदी बोलते हैं, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया के मात्र 40% ही लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुआ, सब कुछ लोग का मानना था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हिंदी को बाकी 60% लोगों को ऊपर थोपना नहीं चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए। जैसे हमने देखा था क्या में श्रीलंका में कि जो सिंहला ग्रुप के थे वो तमिल को क्या कर रहे थे, तमिल को दबा रहे थे और उन पे अपना लैंग्वेज थोप रहे थे। तो यहाँ पे जो इंडिया को रीयूनियन करने में लोग शामिल थे, जो लीडर थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब जो लोग थे वो इसको यूनाइट करने के लिए कुछ ऐसे उपाय ढूंढ रहे थे ताकि लोगों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो सके। अब सुनेंगे कि यहाँ पे कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो हुआ था कब, 1947 में, ठीक है, 1947 में। और जो रीयूनियन ऑफ कंट्री हुआ, मतलब जो राज्यों को एकीकरण बोल सकते हैं या फिर उसको एक जगह लाया गया, वो आपको 1956 में हुआ था। मतलब 1900 कब हुआ था, 1956 में ना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 1956 में हुआ था ये रीयूनियन हुआ था। और इस टाइम में लगभग देखिए आपको 10 साल का गैप हुआ था। इस 10 साल के गैप के बीच में क्या किया गया, तो 10 साल के गैप के बीच में आपको ये आइडिया लगाया गया कि किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरे पे हम लोग नहीं थोप सकते हैं। तो क्या किया गया कि सबको विचार में रखते हुए क्या किया गया कि यहाँ पे कोई भी, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑफिशियल लिख दिया है, यहाँ पे नेशनल होगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, नेशनल, नो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, नेशनल। तो क्या हुआ कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, ठीक है। मतलब कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं होगा कि जो पूरे नेशन में होगा और उसी को लोग समझे या ना समझे, हम भाई इसी में आपका काम करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। अब किसी लोग को लग रहा होगा, कोई सोच रहे होगा कि हिंदी तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, तो जी नहीं, हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो आप लिख लेंगे एक पॉइंट और कि हिंदी को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अब बात हो रहा है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तो बहुत सारे जो लोग थे जो अलग अलग कंट्री के पार्ट में रहने वाले थे, जैसे असम का आसामी बोलते थे, आप बात करेंगे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो सारे हिंदी नहीं बोलते थे। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखने में काफी कठिनाई होने लगी ये सब लोगों को, ठीक है। तो क्या किया गया कि कुछ और जो लैंग्वेजेस थे, जो मेन लैंग्वेजेस थे इंडिया के, उसमें से 21 और, मतलब हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को रख दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको भी एक नेशनल टाइप का या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया। मतलब यहाँ पे 22 शेड्यूल लैंग्वेज ऐड किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और खासियत आपका ये है कि अगर आप इस 22 भाषाओं में से अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये 22 जो भाषा है, ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश भी है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, आप देख लेंगे, यहाँ पे लिस्ट दिया आपके एनसीईआरटी में। तो इस 22 लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको उसी लैंग्वेज में लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे लैंग्वेज को इंपोज नहीं किया गया। अगर श्रीलंका जैसे इंपोज कर दिया जाता तो क्या होता कि श्रीलंका में जो जैसे लोग विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, वैसे इंडिया भी हो जाता। और यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने खून देकर आज़ादी ली थी, अपने मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि बहुत मेहनत के बाद आज़ादी मिली थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा स्टेट भी खड़ा हो जाए जो अलग कंट्री का मांग करने लगे, मतलब अलग कंट्री बनाते। जैसे वहाँ पे क्या होता था, तमिल आलम का जो हमने
पार्ट 1 सॉरी चैप्टर 1 में देखा था, वहाँ पे बोलने लगे तुम लोग कि हम लोग के लिए अलग कंट्री बनाओ, तो ऐसा ना हो इसीलिए क्या किया गया 22 और लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया, सॉरी 21 और लैंग्वेजेस, मतलब टोटल 22 लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। और ये सारे लैंग्वेज में आपका जो है एग्जाम वगैरह हो सकता है अगर आप चाहें तो, जिस लैंग्वेज में भी चाहें। तो फिर क्या हुआ आगे देखेंगे कि इसके अलावा कि जो स्टेट हैं, अब सेंटर का तो बात हुई 22 लैंग्वेज, लेकिन 22 ही लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे, लगभग बात करें तो 1500 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, 1500 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं हम लोग, 1500 बोलियां बोल सकते हैं, ठीक है, इंडिया में। तो इतने लैंग्वेज है, तो इतना को तो रखा नहीं जा सकता है, और इतना में पूरा सिस्टम को चलाना काफ़ी टफ हो सकता है। तो फिर क्या हुआ, एक और चीज़ बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज खुद डिसाइड करेगा, मतलब जहाँ पे स्टेट होगा वहाँ का लैंग्वेज उसके स्टेट के अनुसार होगा। जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी में होगा, पंजाब में है तो पंजाबी में होगा, तमिलनाडु में तो तमिल में होगा, पश्चिम बंगाल में तो बंगाली में होगा। तो इस टाइप से वहाँ का स्टेट का अपना लोकल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, ठीक है, मतलब जो स्टेट के कोई भी रूल्स नियम कानून होंगे उनके लोकल लैंग्वेज या उनके अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में किए जाएंगे। एक बात और था कि इंडिया में बात किया गया था कि 1965 के बाद 1965 के बाद इंग्लिश का यूज एकदम हटा देना है, ठीक है। जब अंग्रेज आए थे तो इंग्लिश का यूज बहुत ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि वो लोग इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो इंग्लिश का यूज 1965 तक खत्म कर देना था। लेकिन 1965 तक कब तक, 1965 तक इंग्लिश का यूज खत्म कर देना था। और लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे खत्म करने के बाद जब आई 1965 तक इंग्लिश का यूज खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है, जैसे कि कहा गया था इंडिया में। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो कि हिंदी में कंफर्टेबल नहीं थे या अदर लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं थे, वो हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश को समझना और बोलना काफ़ी ईजियर समझते थे। जैसे आपका तमिलनाडु हो गया था, तो इस टाइप में क्या हुआ कि इनके एंटी हिंदी रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते, मूवमेंट हुआ, ठीक है, मतलब हिंदी के विरुद्ध मूवमेंट हुआ। और हिंदी के विरुद्ध मूवमेंट हुआ तो उसमें बात किया गया कि इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए। तो उस टाइम से क्या हो गया कि आपका इंग्लिश को भी हिंदी के साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज पॉलिसी का, इतना चीज बात हुई। अब सुनेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन का बात होगा यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है तो समझेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन काफी अच्छा होना चाहिए, तभी क्या होगा कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर सेंट्रल स्टेट में खींचातानी होते रहेगा तो हो सकता है कि कोई किसी को दबाने की कोशिश करेगा, किसी का पावर लेने की कोशिश करेगा, और इस केस में पूरे नेशन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पावर को शेयर कर दिया गया, किसके किसके बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पावर शेयर हो गया। दूसरी बात थी कि जब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आप 1990 से पहले देखिए, 1990 से पहले क्या था कि मेनली कांग्रेस का राज था हमारे कंट्री में, ठीक है। क्या होता था कि सेंटर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट और लोकल में भी, मतलब स्टेट में भी कांग्रेस गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था वही स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के मर्जी से करना पड़ता, क्योंकि उसके जो पार्टी के हेड होते थे वो सेंटर में होते थे, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती थी। लेकिन क्या हुआ कि 1990 के बाद, ठीक है, 1990 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां फॉर्म हो गई, बहुत सारे लोकल पार्टियां बनने लगी। और लोकल पार्टियों के बनने के बाद क्या हुआ कि लोग जो स्टेट का इलेक्शन होता था उसमें लोकल पार्टियां भी शामिल होने लगी। अब लोकल पार्टियां शामिल हुई तो बहुत सारे पार्टी बन गए। अब जो सीट्स मिलने वाले थे वो सीट्स कुछ एक नेशनल पार्टी को तो कुछ लोकल पार्टी को मिल जा रहे थे। और इस केस में क्या होता था कि कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाता था, उसका मेजोरिटी नहीं आ पाता था गवर्नमेंट बनाने के लिए। तब क्या करते थे लोग कि कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको गठबंधन सरकार बोलते हैं, वो होता था। और इस केस में क्या होता था कि राज्य का विकास बहुत ज्यादा होता था। कैसा होता देखते हैं, जो कोलिशन गठबंधन का कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर कोलिशन गवर्नमेंट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं गठबंधन का गवर्नमेंट, जब गठबंधन सरकार बनती थी तो उसमें अलग अलग पार्टी के नेता हुआ करते थे और उसमें अगर कोई गलत करता था तो उसके अगेंस्ट में कुछ किया जाता था।
और जैसे कि हम लोग बात किया कि अगर सेंटर और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट होता है तो क्या होता है कि सेंटर वाला गवर्नमेंट स्टेट को मैनिपुलेट करता है, उसको अपने हिसाब से चलाता है, और जिसकी वजह से स्टेट को काफी नुकसान हो जाता है, उसको अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे पार्टियां कब बन गई 1990 के बाद, और इस पार्टी की वजह से आपका एक बोल सकते हैं हम लोग कि गठबंधन सरकार का कॉन्सेप्ट आया, और गठबंधन सरकार की वजह से भी काफी चेंजेस देखने को मिले हमारे स्टेट्स में। तो ये था हमारा स्टेट एंड सेंटर रिलेशन, ठीक है। अब हमको देखना है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब होता है सेंट्रलाइज मतलब एक जगह ना, और डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग होना। मतलब जो पावर है किसका, सेंटर का, अगर उसको हम लोग बांट के अलग अलग लोगों में बांट दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए बोला है कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। सब फिर समझेंगे कि अगर सेंटर के पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में हम लोग बांट दें, कुछ कुछ पावर दे दें उन लोगों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे हमने 2 लाइन का डेफिनेशन लिखा हुआ, आप इसको देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट है। अब सुनेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन में ये डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पावर को और भी फॉर्म में बांटना पड़ा, देना पड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे कि बिफोर 1992 1992 से पहले क्या हुआ करता था कि लोकल गवर्नमेंट तो होता था, लेकिन वो जो लोकल गवर्नमेंट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता था, मतलब डायरेक्टली कंट्रोल में होता था। जैसे स्टेट गवर्नमेंट चाहता था वैसे लोकल गवर्नमेंट को करता था। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या होता था कि रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे। यहाँ पे क्रॉस किया हुआ, इसका मतलब कि गलत है ना, रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे। वहां पे उनका अपना खुद का पावर कुछ भी नहीं था, अपना खुद का रेवेन्यू नहीं था, लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, कुछ पावर नहीं था, तो करे तो क्या, मतलब गवर्नमेंट था कोई काम का नहीं था। कब, 1992 से पहले। लेकिन क्या हुआ कि हमने बात किया कि जो पंचायती राज आया था 1992 में आया था, कि 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुधार किया गया, एक संशोधन किया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके क्या किया गया कि जो ये लोकल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। अब ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, तो लोगों को मानना था, सरकार का मानना था कि देखेंगे कि क्या होता है कि जो लोकल प्रॉब्लम है उसको स्टेट डील नहीं कर सकता अच्छे से। जैसे मैं बात करूं कि मेरा एक गांव है छोटा सा, और गांव है तो अगर जो मेरे गांव का प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे से समझेंगे कि जो सेंटर में मोदी जी बैठे हुए वो समझ पाएंगे, हम अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि मोदी जी के लिए वो मेरा गांव नया है और हम गांव को अपने बचपन से जान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो गांव का जो रूल रेगुलेशन होगा वो अगर मोदी जी तय करें तो हो सकता है कि गांव वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या फिर जो गांव का प्रॉब्लम अगर मोदी जी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उनको अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन वो गांव का आदमी अगर करता है तो उसको अच्छे से कर पाएगा। इसका मतलब कि जो गांव लोकल गवर्नमेंट था इसका इंपॉर्टेंस या इसका जो डिमांड था वो ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए वहाँ पे 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करके बोला गया क्या कि अब जो हो गए रेगुलर इलेक्शन होंगे, मतलब 5 ईयर के डिफरेंट इंटरवल पे जो रेगुलर इलेक्शन है वो रेगुलर इलेक्शन होंगे। दूसरी बात किया गया कि सीट रिजर्वेशन का भी बात रखा गया कि SC, ST और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए उनके लिए भी सीट रिजर्व कर दिया गया इस लोकल गवर्नमेंट में भी। अब समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट में जो SC, ST और OBC के लिए सीट रिजर्व किया गया, उसके अलावा विमेंस के लिए भी जो महिलाएं थी उनके लिए भी 1/3 जो सीट था वो रिजर्व कर दिया गया। मतलब कि जो 3 कैंडिडेट होंगे उसमें एक क्या होगा, 4 कैंडिडेट होंगे तो उसमें क्या एक लेडी होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए, SC के लिए, ST के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी सीट रिजर्वेशन कर दिया गया इस अमेंडमेंट संशोधन के, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब देखेंगे दूसरी बात कि यहाँ पे और क्या किया गया कि एक इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया जो कि एक इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट मतलब इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा, कोई इस पे प्रेशर देकर किसी को इलेक्शन में मैनिपुलेशन नहीं करवा सकता है। मतलब यहाँ पे जो है कि इस संशोधन के अनुसार स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, और ये जो थी वो हर एक 5 साल में क्या करती थी, 5 साल में वो इलेक्शन करवाती थी। और लास्ट एक पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू, जो टैक्सेस थे, कुछ जो पैसे थे, वो लोकल गवर्नमेंट को भी देना पड़ा ताकि लोकल गवर्नमेंट का भी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो ये बात हुआ किस चीज का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का। अब देखेंगे कि जो 2 फॉर्म का गवर्नमेंट है, 2 फॉर्म जो हम लोग गवर्नमेंट का देख रहे हैं, 2 फॉर्म नहीं, लोकल गवर्नमेंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 गवर्नमेंट होता है, एक
रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल मैंने नहीं लिखा है, आप समझ लेंगे। तो रूरल गवर्नमेंट है, एक अर्बन गवर्नमेंट है। तो जो छोटा गांव है उसके लिए रूरल होता है, और जो शहर है मतलब छोटा शहर है या फिर बड़ा शहर है उसके लिए भी एक गवर्नमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखेंगे कि जो रूरल गवर्नमेंट है इसमें जो गवर्नमेंट होता है, इस गवर्नमेंट को बोला जाता है पंचायती राज। क्या बोला जाता है? पंचायती राज। इसको पंचायत, ग्राम पंचायत या पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत या पंचायती राज। ठीक है, अब ये जो ग्राम पंचायत होता है इसमें 3 लोग मेन होते हैं। जो गांव के स्तर पर देखें हम लोग, जो एक गांव लेवल पे देखें हम लोग, एक विलेज लेवल पे देखें, तो सबसे पहले जो छोटे पोस्ट होते हैं, छोटे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं जिनको बोलते हैं वार्ड परिषद। वार्ड परिषद मतलब क्या? वार्ड सदस्य भी कहा जाता है। मतलब एक गांव का एक मोहल्ला टोला जिसमें कुछ नंबर होता है, एक सर्टेन कि इतने नंबर होंगे तो उसको एक वार्ड बना दिएगा। उसके लिए एक वार्ड होता है, मतलब एक वार्ड होता है और उस वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका एक नेता होता है। ठीक है, जिसको हम लोग वार्ड परिषद बोलते हैं। अब वार्ड को मिलाने के बाद और क्या करते हैं, एक पंचायत समिति सदस्य होता है। ठीक है, पंचायत समिति मेंबर बोल सकते हैं उसको। एक पंचायत समिति मेंबर होता है, और पंचायत समिति मेंबर के अलावा एक और होता है जिसको हम लोग हेडमैन यानी मुखिया बोलते हैं या सरपंच भी बोलते हैं कई कई जगह पे। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटे पे वार्ड परिषद, उसके बाद क्या होगा आपका पंचायत समिति सदस्य होगा, फिर क्या होगा आपका, फिर आपका मुखिया होगा या आप बोलते हैं हेडमैन बोल सकते हैं उसको। उसके अलावा कि जो पंचायत समिति है ग्राम पंचायत में, अब ग्राम पंचायत में पंचायत समिति क्या होता है, तो पंचायत समिति बहुत सारे, जैसे कि हर गांव में पंचायत नहीं बनाया जा सकता है, बहुत छोटे छोटे गांव भी होते हैं जिसमें 200 100 ऐसे लोग होते हैं या फिर 50 घर है, ऐसा भी गांव होता है, तो उसको एक ग्राम पंचायत नहीं बनाया जा सकता है। तो वैसे छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक पंचायत समिति बना दिया जाता है और उस पंचायत समिति के अंदर सब आते हैं। ठीक है, ये पंचायत समिति को हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं या मंडल बोलते हैं। ठीक है, मंडल या ब्लॉक भी बोलते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे जो पंचायत समिति होते हैं उसको जो कंट्रोल करता है, उसके ऊपर जो होता है वो होता है आपका जिला परिषद। ठीक है, तो इसमें कौन कौन हो गया, वार्ड परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जिला परिषद। ये 4 लोग मेनली इसमें होते हैं, और जो भी चीज होता है वो मतलब जो भी इसके नियम कानून है या जो भी डेवलपमेंट का काम है ये चारों मिलकर करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लोकल गवर्नमेंट। अगर अर्बन का बात करें तो अर्बन में क्या होता है, नगर पालिका होता है, और बड़े शहर में नगर निगम होता है, इसे म्युनिसिपालिटी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि म्युनिसिपालिटी के अंदर भी सेम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो हेड होता है उसको हम लोग मेयर बोलते हैं, और इस मेयर का जो पावर है पूरे सिटी पे होता है, पूरे टाउन होता है, और उस टाउन के वेलफेयर के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम का है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो टाइम पे मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।